रखने हैं। बाकी आमेर के पास में 2 दुर्ग और है, नारगढ़ भी है, जयगढ़ भी है, अलग से पढ़ेंगे उनको, ठीक है। अब समझो कितने दुर्ग कंप्लीट हो गए अपने? 4। पहला रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा सोनारगढ़ और चौथा आमेर। अब 2 दुर्ग बचे, कुंभलगढ़ और गागरोन। तो पहले कुंभलगढ़ पढ़ते हैं। नंबर 5 हेडिंग डालो कुंभलगढ़ दुर्ग। 5वां जो दुर्ग अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है कुंभलगढ़ दुर्ग। हाँ जी, लिखना बंद और सुनना शुरू। देखो, सबसे पहली बात कि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद में है। अरे कौन से जिले में ही है? राजसमंद जिले में वही। और ध्यान रखना कि जो राजसमंद जिला है, इस राजसमंद जिले में कई सारी अरावली की पहाड़ियाँ आप पढ़ते हो, अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे कुंभलगढ़ की पहाड़ी भी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर है खमनोर की पहाड़ी। अरे कौन सी पहाड़ी है? यहीं पर है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? और यहीं पर है दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? और कहते हैं कि इन तीनों पहाड़ियों से 3 अलग अलग प्रकार की नदियां यहां से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी। अरे कौन सी नदी निकलती है? राजस्थान की, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। बिजराल की पहाड़ी से निकलती है खारी नदी। अरे कौन सी नदी निकलती है? राजसमंद जिले में बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलेगी वो कौन सी है? खारी। बताओ, राजस्थान ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे तो नदियों के त्रिवेणी संगम पढ़ोगे आप। बताओ, खारी नदी भी एक त्रिवेणी संगम बनाती है राजस्थान में। कौन से जिले में, कौन से स्थान पर? खारी। बिंगोद में खारी कहां से आएगी? राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? 2, 3, 4, 5 कितने हैं? 3 है, 5 है, 4 है। न तो 3 है न 5 है, कितने हैं? 4। बताओ कहाँ कहाँ पर है? 1, 2 बेणेश्वर में, डूंगरपुर में। वो तो याद रखना ही रखना है, और याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है। सोम माई जाखम। हाँ, दूसरा कहाँ पर है? रामेश्वरम में। तीसरा कहाँ पर है? राजस्थान जी के कमजोर है क्या शुरू से ही? राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 है। कोई बात नहीं, छोड़ो। खारी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है राजस्थान में राजमहल टोंक में। कहाँ बनाती है? टोंक में एक जगह राजमहल। वहाँ 3 नदियों का संगम होता है। एक नदी कौन सी आती है उसमें? खारी। ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी में भी ध्यान देना है, केवल कल्चर हिस्ट्री से पार नहीं पड़ेगी। तो खमनोर की पहाड़ी से बनास, बिजराल की पहाड़ी से खारी, और दिवेर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? कोठारी। अरे कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान रखना कि राजसमंद जिले में 3 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है। ये खमनोर से बनास, बिजराल से खारी, दिवेर से कोठारी। और इधर कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बताओ, देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो 3-4 पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, लेकिन जो मूल पहाड़ी पड़ते हैं वो कुंभलगढ़ की पड़ेंगे। यहाँ पे आपसे पूछे कि कुंभलगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, बताओ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? गुरु शिखर है। दूसरी कौन सी है? ज्योग्राफी है ना सब्जेक्ट तो अपना। अरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना आपका, फिर क्या चक्कर है ये? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। दूसरी कौन सी है? शेर। तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी है? 5वीं। अरे पहले गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर,
दूसरी शेर 1597 मीटर, तीसरी दिलवाड़ा 1442 मीटर, चौथी जरगा 1431 मीटर, पांचवी अचलगढ़ 1380 मीटर। उसके बाद कई सारी पहाड़ियाँ आती है और उन्हीं में एक पहाड़ी आती है कुंभलगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1224 मीटर। अब दिमाग लगाओ कि 1224 मीटर ऊंची तो पहाड़ी का क्षेत्र है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ का। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ अगर दुर्ग पूछे तो कौन सा करके आना है? कुंभलगढ़। पहले लोग करके आते थे अचलगढ़। अरे अचलगढ़ दुर्ग की अलग कहानी है, अचलगढ़ पहाड़ी की अलग कहानी है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर पहाड़ी से जुड़ा हुआ ही दुर्ग है। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग पूछे तो कौन सा आएगा? कुंभलगढ़। अबुल फजल कहेगा कि ये ऐसा दुर्ग है कि इसे ऊपर देखने पर सिर की पकड़ी नीचे गिर जाती है। तो कब गिरेगी? जब ऊंचाई पर बना रहेगा दुर्ग। तो ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई तो 1224 मीटर है और इसी पहाड़ी से गिरा हुआ है, इसी के ऊपर स्थित कौन सा दुर्ग माना गया है? कुंभलगढ़। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? कुंभलगढ़। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये दुर्ग है हमारा और कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। सबसे पहला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, जो प्राचीर है, ये डबल है, 2 दीवारें बनी हुई है और बीच में माटी वाटी डाल के उसको समतल कर रखा है। ऐसा कहते हैं कि चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार जिस दुर्ग की मानी जाती है वो कौन सा है? कुंभलगढ़। और एक बार तो परीक्षा में प्रश्न आ भी गया कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो परकोटा है, जो प्राचीर है, जो 2πr दिख रहा है ना आपको, परिधि, तो ध्यान रखना कि इसकी परिधि की जो लंबाई है वो लगभग मानी जाती है 36 किलोमीटर के आसपास। लगभग है, ये फिक्स नहीं है। तो लगभग 36 किलोमीटर की इसकी क्या मानी गई है? परिधि मानी गई है। इसकी दीवार की चौड़ाई के बारे में गाइडों में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, किसी जगह 7 मीटर लिखा हुआ है, किसी जगह क्या लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता यही बताई है इतिहासकारों ने, इस दुर्ग का जो परकोटा है ना वो इतना चौड़ा है कि इस पर 4 घोड़े आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो केवल परिधि की जो लंबाई है वो आपको ध्यान रखनी है, लगभग कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। अब सबसे पहला प्रश्न कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो देखो इसका निर्माण हुआ 1448 में शुरू हुआ और 1458 में कंप्लीट हुआ और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो इसका निर्माण 1448 से लेकर 1458 तक हुआ और निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और कुंभा ने जो इसका निर्माण करवाया, वो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। अरे किसकी याद में करवाया? कुंभल देवी की याद में। और पत्नी की याद में राजस्थान के राजाओं ने कई चीजें बना रखी है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तो उसका नाम तारागढ़ पड़ा था पत्नी तारा के नाम पर। तो वैसे ही कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पे कौन सा दुर्ग बनवा दिया? कुंभलगढ़। इसे कहते हैं जोड़े। पति का नाम तो है महाराणा कुंभा, पत्नी का नाम क्या है? कुंभल देवी। तो लग रहा है भगवान ने साक्षात जोड़े बना के भेजे। मान सिंह के पिता का नाम था भगवंत दास, मान सिंह की माता का नाम था भगवती देवी। तो लग रहा है कि जोड़े साक्षात बना के भेजे हैं। और आपके पति का नाम नरेश, पत्नी का नाम संतरा। कहीं से मैच नहीं करता, ऐसा लगता है जबरदस्ती विवाह करवाए जा रहे हैं इनके। तो ध्यान दो कि निर्माण 1448 से 58 तक हुआ, कुंभा ने करवाया अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा इस दुर्ग में पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो मंडन। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो मंडन, ये ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न कि यह दुर्ग ऊंचाई पर स्थित है, तो यूरोप में एक इमारत है ऊंचाई पर बनी हुई, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो ध्यान रखना, इसकी जो तुलना होती है
वो यूरोप में स्थित एक ऊंचाई पर स्थित इमारत है, एस्ट्रुस्कन। क्या नाम है साहब उसका? ठीक है, तो इसकी तुलना जिससे की जाती है वो कौन सी इमारत है? एस्ट्रुस्कन, यूरोप में। फिर बात करें अगर हम आगे की, तो देखो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, अब काफ़ी चीज़ें मैं कल पढ़ाऊंगा, उस समय हो गया। इस दुर्ग के दो उपनाम इसे कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इसी दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, उड़ना राजकुमार की, पृथ्वीराज सिसोदिया की। अभी आया था रीट में प्रश्न ये। तो पहले यहाँ तक बताओ, आज बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कई पहाड़ियों से गिरा हुआ है, लेकिन स्थित जिस पहाड़ी पे है ना, वो कुंभलगढ़ है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? अब 1224 मीटर ऊंची तो पहाड़ी है, उस पर दुर्ग बना हुआ है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? कुंभलगढ़। ये भी ध्यान रखना, राजसमंद जिले में 3 पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती है अलग अलग। फिर बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है उसकी लंबाई कितनी मानी गई है? बताओ इसका निर्माण कब हुआ था? महाराणा कुंभा ने किसकी याद में करवाया था? इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। और इसकी तुलना किससे की जाती है? एस्ट्रुस्कन। उतार लो इसे पहले। इसे लिख लेना यहां तक आज, बाकी कल पढ़ाऊंगा और इसमें। भारत के इतिहास से पढ़ोगे ना, सूफी धारा और भक्ति धारा। करे शुरू आगे का प्रोग्राम। बताओ देखिए कल एक बार कुंभलगढ़ पढ़ा दिए कि पूरा? शुरू किया था केवल। एक बार कॉपियां बंद कर लो और जो कल पढ़ाया था उसको रिपीट कर दें एक बार कुंभलगढ़ को। बताओ देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ जिले में 3 विशेष पहाड़ियां हैं जिनसे 3 प्रमुख नदियां निकलती है। कुंभलगढ़ में खमनोर से बनास, बिजराल से खारी, दिवेर से कोठारी। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग अगर पूछेगा तो कौन सा आएगा? कुंभलगढ़। फिर हमने पढ़ा कि चीन की दीवार के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार माना जाता है कुंभलगढ़ की दीवार को, और इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? लगभग 36 किलोमीटर। फिर निर्माण पड़ा होगा 1448 से 58 तक, कुंभा ने करवाया अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। वास्तुकार कौन है? मंडन। और कर्नल टोड ने इसकी जो तुलना की है वो कौन सी इमारत से की है? एस्ट्रुस्कन से। यहां तक पढ़ा दिया था शायद, और थोड़ी पढ़ाया था कुछ। अब समझो आगे। देखो आगे की रूपरेखा अगर अपने को पढ़नी है, लिखना बंद, समझना शुरू। हमने कल बात की थी कि कुंभलगढ़ का जो परकोटा है वो कैसा परकोटा है? दोहरा परकोटा। और इसकी लंबाई लगभग कितने किलोमीटर बताई थी? 36 किलोमीटर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से और समझो। सबसे पहला प्रश्न समझाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो कुंभलगढ़ है, ध्यान देना है आपको, इस कुंभलगढ़ के कुछ उपनाम हैं, और कुंभलगढ़ के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कुंभलगढ़ को हम कहते हैं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। तो मेवाड़ के राजाओं पर जब जब संकट आया उन्होंने राजधानी कौन से दुर्ग को बनाया? कुंभलगढ़ को। तो इसे हम कहेंगे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, लेकिन 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 मेवाड़ के राजाओं में अगर महाराणा प्रताप का नाम दे दे और पूछ ले कि बताओ महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, तब कुंभलगढ़ आंसर नहीं आएगा।
तब आंसर आएगा चावंड। क्या आंसर आएगा? क्योंकि महाराणा प्रताप के टाइम अकबर ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था 1578 में। तो प्रताप की अगर संकटकालीन राजधानी पूछेगा तो आंसर आएगा चावंड। लेकिन प्रताप को छोड़कर मेवाड़ के किसी भी राजा की अगर संकटकालीन राजधानी पूछे तो लगभग उत्तर क्या आएगा? कुंभलगढ़। तो मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। दूसरा इसे हम कहते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और सीधी सी बात है कि जब जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आया उन्होंने जो शरण ली वो कौन से दुर्ग में ली? कुंभलगढ़ में। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कुंभलगढ़ है और मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कुंभलगढ़ है। फिर बात करें तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है, बार बार आता है परीक्षा में। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है वो 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है सब। और इसमें जो 12 खंभों की छतरी बनी है, ये छतरी बनी हुई है उड़ना राजकुमार की छतरी। किसकी छतरी बनी हुई है? और बताओ उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो पृथ्वीराज नाम के राजा हर वंश में हुए हैं। चौहान वंश में पढ़ोगे तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पढ़ते हो ना अब? पृथ्वीराज प्रथम 1105 से 1113 तक अजमेर का राजा बना, जिसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा और एक उपाधि धारण की, परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर की। फिर पृथ्वीराज सेकंड राजस्थान की बात करें तो पृथ्वीराज सेकंड के बाद बताओ किसका बेटा था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय? पृथ्वीराज सेकंड के पिता का नाम बताओ। पढ़ा नहीं क्या भी अजमेर के चौहान? पढ़ लिए? फिर याद नहीं है, पढ़ते नहीं हो कर जाके। जगदेव का बेटा था हैं? पृथ्वीराज चौहान थर्ड किसका पुत्र था? सोमेश्वर चौहान का। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की पहली दिग्विजय कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रथम दिग्विजय कौन सी थी? सबसे पहले कौन सा अभियान किया था? चलो छोड़ो इतिहास को, कल्चर पढ़ो पहले। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज सिसोदिया आता है मेवाड़ का राजकुमार, महाराणा सांगा के बड़े भाई, रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया। आपको यह बताना है कि इनको उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं। बताओ देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है? ये बात। और कोई? आप सुनो ढंग से। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा कि साहब ये बहुत तेज दौड़ता था, और इतना तेज दौड़ता था कि जब ये दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो दौड़ रहा नहीं है, उड़ रहा है, हवाओं से बातें कर रहा है। तो क्या कह दिया उड़ना राजकुमार। ये परिभाषा है गलत, राजी करने वाली परिभाषा है ये। तो कुछ लोग कहते हैं, नंबर 2 इससे मैडम ने बताया कि इसके पास ऐसे घोड़े थे जो बहुत तेज दौड़ते थे, और उन घोड़ों की घुड़सवारी करना हर किसी के बस की बात नहीं था। और जब ये उन घोड़ों की घुड़सवारी करता तो ऐसा लगता कि घुड़सवारी नहीं कर रहा है, उड़ रहा है, हवाओं से बातें कर रहा है। तो इसको इतिहास में क्या कह दिया? उड़ना राजकुमार कह दिया। ये परिभाषा भी क्या है? इतिहास के अनुसार गलत। वास्तविकता क्या है वो समझो आप। प्रश्न ये आएगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया एकमात्र ऐसा राजकुमार रहा जो अपने जीवन काल में किसी भी जगह स्थायी रूप से रहकर अपनी सेवाएं नहीं दे पाया। 2 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, फिर 1 साल यहाँ पे, 2 साल यहाँ पे, तो जीवन भर एक जगह से दूसरी जगह उड़ता ही रहा ही है, स्थायी रूप से रहकर अपनी सेवाएं नहीं दे पाया। इसलिए इतिहास में इसको क्या कहा गया है? उड़ना राजकुमार कहा गया है। और इसकी 12 खंभों की जो छतरी है वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है? कुंभलगढ़ में बनी हुई है। ठीक है,
फिर बात करें तीसरा प्रश्न कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है, इसी किले में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ वो कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ में। आप पढ़ोगे जब पता चलेगा कि पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा की थी और इसको भिजवा दिया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, आशा देवपुरा के पास में। और उसी कुंभलगढ़ के किले में उदय सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के किले में हुआ। और उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1537 में हुआ था। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम कि इसी कुंभलगढ़ के किले में झालिया का मालिया बना हुआ है। झालिया का क्या बना हुआ है? मालिया। अब समझो ये क्या चक्कर है। देखो, उदय सिंह जी की एक पत्नी थी, जाला रानी थी, वो जालिया रानी कहते थे उसे, और उनकी मृत्यु इसी कुंभलगढ़ के किले में हुई थी। तो उदय सिंह जी ने अपनी पत्नी की याद में, जालिया रानी की याद में, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल बनवाया, जालिया रानी का महल। लेकिन तुकबंदी के आधार पे उसको क्या कहने लग गए? जालिया का मालिया। तो ये भी कुंभलगढ़ में। अभी पेपर लगा था पीटीआई का 3rd ग्रेड का पेपर, उसमें प्रश्न आया था, पहली बार आया था वो कुंभलगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न। और प्रश्न ये पूछा गया था कि मामदेव कुंड, मामदेव या मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है? अब सुन लो, मामदेव कुंड या मामादेव कुंड 2 दुर्गों में स्थित है। एक तो स्थित है सिवाना में। अरे कौन से दुर्ग में स्थित है? सिवाना का जब साका पढ़ोगे ना 1308 में, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, वो इसी मामदेव कुंड में गोरक्त मिलाएगा, गाय का खून मिला देगा। तो अंदर पेयजल की समस्या पैदा हो जाएगी और मजबूरी में सातल देव को दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो एक मामदेव कुंड तो है सिवाना में, और सबसे लोकप्रिय वही है। प्रश्न आया था पीटीआई के 3rd ग्रेड के पेपर में, इस बार वाले में जो लगा था कि मामदेव कुंड स्थित है। तो अगर सिवाना दुर्ग ऑप्शन में होता तो सिवाना ही टिक करके आना था सबसे पहले, लेकिन सिवाना ऑप्शन में नहीं था। तो आरपीएससी ने राइट किसको माना है? कुंभलगढ़ को। तो ध्यान रखना कि मामदेव कुंड भी राजस्थान में कितने दुर्गों में स्थित हो गए? 2 में। सबसे पहले सिवाना, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, और वो अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर कौन सा करके आना है? कुंभलगढ़। ये प्रश्न इस बार पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया था। कटारगढ़ में हुई थी वो, तो पढ़ेंगे भी आगे। उदाने की थी, शिव मंदिर के अंदर की थी वो, तो है तो दुर्ग परिसर में, लेकिन कुंभा कितने मामदेव कुंड में नहीं हुई। कुंभा भगवान शिव की पूजा कर रहा था, उदा पीछे से पहुंच गया और कटार से सिर कलम कर दिया। अब समझो, इसके अलावा मामदेव के नाम से एक चीज और आती है लोक देवताओं में, मामादेव, जिनको राजस्थान में बरसात के लोक देवता कहा जाता है। तो ये चीजें 2-3 मिली जुली, तो ध्यान रखना। इधर लिख देता हूं मैं साइड में भले ही। देखो, अगर मामदेव कुंड पूछे तो सबसे पहले अपने को टिक करके आना है सिवाना दुर्ग, क्योंकि सिवाना दुर्ग का जो मामदेव कुंड है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सिवाना ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर कौन सा दुर्ग करके आना है अपने को? कुंभलगढ़। दोनों भी आ जाएं। भाई हालांकि ऐसा नहीं है कि विवादास्पद कोई प्रश्न होता है तो दोनों ऑप्शन में आते हैं, नहीं आते कभी भी। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून भी आता है, 21 जून भी आता है। तो 18 जून ऑप्शन में आता है तो 21 जून नहीं आता, 21 आता है तो 18 नहीं आता। जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 भी है, 1727 भी पढ़ते हैं, तो 22 आता है तो 27 नहीं आता, 27 आता है तो 22 नहीं आता। लेकिन अगर मान लो किस्मत ही खराब और दोनों आ जाए तो सबसे पहले सिवाना ही करके आना है, और सिवाना के बाद में किसको करना है? कुंभलगढ़। भाई वहाँ प्रायोरिटी देनी पड़ती है। फिर स्पेशल गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, लेकिन यूपीएससी की किताबों में, सीबीएसई की किताबों में 21 जून ही आएगी, आरबीएससी की किताबों में 18 जून आएगी। ठीक है ना? तो दोनों कभी नहीं आएंगे एक साथ, में कहना चाह रहा हूँ। जैसे चंपानेर की संधि पढ़ोगे 1456 भी है, 1453 भी है। तो जब भी 2 विवादास्पद बात होती है एक साथ नहीं आती, लेकिन आ जाए तो फिर प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जैसे
प्रश्न पूछ ले कि गायों के मुक्तिदाता कौन से लोक देवता हैं, ऑप्शन में आ जाए तेजा जी, ऑप्शन में आ जाए गोगा जी, और ऑप्शन में आ जाए पाबू जी। और प्रश्न क्या पूछ ले, गायों के मुक्तिदाता किसे कहते हैं। अब ये तीनों लोक देवता ऐसे हैं जो गायों को मुक्त करवाते समय मारे गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को मुक्त करवाते समय घायल हुए, बाद में मृत्यु हो गई। गोगा जी मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते समय मारे गए, और पाबू जी अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारणे की गायों को मुक्त करवाते समय मारे गए। तो तीनों की मृत्यु जो हुई है गायों को मुक्त करवाते समय हुई है। लेकिन अब अगर प्रश्न आ गया कि गायों का मुक्तिदाता किसे कहेंगे, तो फिर अपने को सीक्वेंस तय करनी पड़ेगी। हालांकि तीनों कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे एक साथ ही है, लेकिन अगर आ जाएं तो सबसे पहले नंबर पे किसको टिक करना है, तेजा जी को टिक करना है, क्योंकि तेजा जी का पूरा जीवन ही गायों के लिए रहा है, और गायों से संबंधित, सांप से संबंधित जो कहानी है वो तेजा जी की हम पढ़ते हैं, इसलिए सबसे पहले तेजा जी को टिक करना है। गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं तो गोगा जी चौहान राजपूत शाखा से संबंधित है, और गोगा जी ने गायों को मुक्त करवाने के लिए 2-3 युद्ध पहले भी लड़े हैं, और अंतिम युद्ध में वो मारे गए। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते समय गोगा जी की मृत्यु हुई। लेकिन गोगा जी की मृत्यु के बारे में और भी बातें अलग अलग चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ रहे थे, वहां मारे गए, तो विवादास्पद स्थिति आती है। पाबू जी की बात करते हैं तो गायों से संबंधित बात तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मुख्य बात आती है बाबू जी की जुड़ी हुई इनकी घोड़ी से, केसर कालमी से, तो वो कहानी वहां बढ़ जाती है। तो अगर जब प्रायोरिटी की बात तय करनी हो तो सबसे पहले नंबर पे किसको टिक करना पड़ता है, तेजा जी को। तो वही समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर मामदेव कुंड पूछेगा तो सबसे पहले आएगा सिवाना, क्योंकि मामदेव कुंड में गाय का खून मिलाया तो अंदर पेयजल की समस्या पैदा हो गई, मजबूरी में दरवाजे खोलने पड़े, युद्ध हुआ, और युद्ध के अंतर्गत जालोर रियासत का पहला साका हुआ 1308 में सिवाना के किले में, इसलिए पहले नंबर पे सिवाना, और सिवाना ऑप्शन में नहीं आएगा तो कुंभलगढ़। फिर बात करें आगे की, तो एक विशेष प्रश्न और आता है कुंभलगढ़ से जुड़ा हुआ कि देखो जी ये जो कुंभलगढ़ है, इसी कुंभलगढ़ में एक महल बना हुआ है, बादल महल। कौन सा महल है, और याद रखो बादल महल पहले भी हमने कई जगह पढ़े हैं, और बादल महल आगे भी आते रहेंगे। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है, इसी के अंदर एक कमरा है जिसका नाम है जूनी कचहरी। सबसे पुराना कमरा ही है, तो जो पुराना होता है उसे जून कहते हैं देसी भाषा में, तो ध्यान रखना जूनी कचहरी नाम है। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो जूनी कचहरी में हुआ, बादल महल में हुआ, और दुर्ग पूछेगा तो कौन सा आएगा, कुंभलगढ़। दो बातें और कि महाराणा प्रताप का जन्म माना जाता है 9 मई 1540 को, और हिंदी तिथि पूछेगा तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और हिंदी तिथि इसलिए याद रखनी है प्रताप की, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार नहीं बल्कि हिंदी तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो कभी 9 मई आए आप महाराणा प्रताप की पोस्ट डाल दो एफबी पे, तो डाल मत देना, लोग पागल समझेंगे, बोले पढ़ा लिखा पागल है ये। तो महाराणा प्रताप का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार नहीं बल्कि हिंदी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और जब प्रताप पढ़ोगे तो काफ़ी नई चीज़ जानकारी मिलेगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप कोई से भी सरकारी दफ्तर में जाओ, सरकारी कार्यालय में जाओ, स्कूल में जाओ, बाबू के में जाओ, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो महाराणा प्रताप का चित्र अगर आपको वहाँ लगा हुआ मिलेगा ना, तो एक ही प्रकार का चित्र दिखेगा आपको सब जगह। इसमें महाराणा प्रताप खड़े हैं और हाथ में बाला है उनके, स्कूल में भी वही चित्र मिलेगा, सरकारी दफ्तर में भी वही चित्र मिलेगा। ऐसा क्यों, बता सकता है कोई आप में से? ऐसा क्या चक्कर है? और भी तो हो सकता है, ये एक बार ही फोटो कॉपी करवा ली सबकी, तो कुछ तो कारण होगा। तो बाला होना चाहिए हाथ में। चलो कोई बात नहीं है। देखो
अच्छा, कोई पूछे कि महाराणा प्रताप का बाला लिए हुए जो चित्र है जो हम देखते हैं, ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, इतना लोकप्रिय हुआ ये भी नहीं पता। अंतिम प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका आंसर नहीं दोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे इधर, ठीक है। मैं तो पूछ रहा हूँ वैसे में क्या है, क्या पढ़ के आए हो, वो तो जब महाराणा प्रताप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी सारी बात। याद नहीं रहेगा कभी भी। अंतिम प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, कृपा करके बताना। देखें, प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, सब जानते हैं। प्रश्न मेरा यह है कि उदय सिंह जी के मुख्य कितनी रानियां थी? 3 रानियां। और 3 रानियों के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे उनके, जो हम पढ़ेंगे। उदय सिंह जी जो थे, इनके बड़े पुत्र का नाम था प्रताप, एक पुत्र था इनके शक्ति सिंह, एक था इनका पुत्र जेमल मेड़तिया, मेड़ता की जागीर मिली हुई थी इसे भी, और एक पुत्र था इनका जगमाल, ठीक है। सबसे बड़ा बेटा प्रताप था, सबसे छोटा बेटा जगमाल था। उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 1572 में, 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये मरे तो पुराने रीति रिवाज के अनुसार जब भी राजा मरता है तो उसके बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन उदय सिंह जी ने क्या किया था कि मरने से पहले अपने सबसे छोटे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और आप इतिहास में अगर कभी भी पढ़ो ना कि फला राजा ने फला व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया, तो समझ जाओ दाल में कुछ न कुछ काला है। अगर आप कभी भी इतिहास में पढ़ रहे हो कि फला राजा ने उस व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया, तो समझ जाओ दाल में काला है। क्योंकि बड़े बेटे को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, वो जन्मजात उत्तराधिकारी होता है। अगर उत्तराधिकारी के शब्द आ रहा है कहीं भी, तो समझ जाओ या तो कोई छोटा बेटा है या और कोई रिश्तेदार है जिसको राजा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए आपके। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब उदय सिंह ने मरने से पहले जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया कि मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा? जगमाल, और उदय सिंह मर गया, लेकिन फिर भी जगमाल मेवाड़ का राजा नहीं बना और मेवाड़ का राजा कौन बना? प्रताप। बताओ क्यों? बताओ क्यों? फिर राजा की बात की क्या महत्व रहा? कोई महत्व ही नहीं रहा फिर तो। जनता कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मेवाड़ का एक राजा हुआ था महाराणा लाखा, और महाराणा लाखा के काल में महाराणा लाखा का एक बेटा था कुंवर चूड़ा, जिसने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने पूरे जीवन भर विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी, सर्वस्व जागीर का त्याग कर दिया था। इसे कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। लेकिन जब इसने पिता के लिए पूरा बलिदान किया तो लाखा ने समझा कि जब बेटे ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और तब लाखा ने कुंवर चूड़ा को सलुम्बर की जागीर दी थी, और कुंवर चूड़ा के नाम से सलुम्बर के सामंतों को क्या कहा गया? चूड़ावत कहा गया। और जागीर तो दी जो दी, सलुम्बर के सामंतों को 2 विशेषाधिकार दिए। पहला विशेषाधिकार कि मेवाड़ की सेना जब भी युद्ध करेगी तो हरावल सेना की जिम्मेदारी सलुम्बर के चूड़ावतों के पास रहेगी। हरावल कहते हैं जो सेना में सबसे आगे रहकर युद्ध लड़ते हैं। और दूसरी जिम्मेदारी कि मेवाड़ का आगे से कोई भी नया राजा बनेगा तो उसमें सलुम्बर के सामंत की सहमति अनिवार्य मानी जाएगी। राजा किसी को भी उत्तराधिकारी बना दो, अगर सलुम्बर के सामंत ने मना कर दिया ना तो उस व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाएगा। और ये अधिकार लाखा के टाइम दिया गया था सलुम्बर के सामंतों को। लेकिन एक काम में आया था महाराणा प्रताप के टाइम कि जब उदय सिंह मर गया तो उस समय सलुम्बर के सामंत थे कृष्णदास चूड़ावत, और उन्होंने अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया था और मेवाड़ की राजगद्दी जगमाल को न सौंपकर प्रताप को सौंपी थी। और इस घटना को कहते हैं मेवाड़ के राज परिवार की मौन क्रांति, यानी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि विशेषाधिकार किसको मिला हुआ था? सलुम्बर के सामंत को। अगर ये विशेषाधिकार नहीं होता ना तो जनता कितनी कह दो, कम से कम 2, 4, 6 महीने, साल भर तो राजा कौन बनता? जगमाल बनता ही बनता, निश्चित ही है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। आ जाओ। तो महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसा राजा है जिसका जन्मोत्सव अंग्रेजी तिथि के अनुसार नहीं बल्कि हिंदी तिथि के अनुसार मनाया जाता है। सिलेबस में है महाराणा प्रताप, पढ़ना आराम से, प्रश्न आता है इसमें से। इसके बाद
अंतिम बात करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की छतरी भी बनी हुई है। महाराणा कुंभा की क्या बनी हुई है? छतरी। जैसे हमने बात की थी अभी कि कुंभा की हत्या की थी उदा ने, इसका पुत्र था उदा, और उदा बड़ा बेहुदा निकला, पिता को मार दिया। तो मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृन था कौन है? उदा। बताओ मारवाड़ के इतिहास का पहला पितृन था कौन था? मालदेव। बताओ आमेर के इतिहास का पहला पितृन था कौन था? आमेर का। चौहान वंश का कौन था पहला पितृन था? जगदेव, जिसने अपने पिता रणोराज की हत्या की थी। अब समझो कुंभा की छतरी कहां बनी हुई है? आमेर का पहला पितृन आएगा रतन सिंह कछुआ, जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करेगा। फिर उसकी हत्या कर देगा उसका भाई और राजगद्दी प्राप्त कर लेगा बारमल, और बारमल की सीक्वेंस चलेगी फिर लास्ट तक। बारमल के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो कुंभा की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ के किले में। ये तो गई रटने वाली बातें सारी। अब समझने वाली बात, कहते हैं कि कुंभा ने इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बनवाया था, और उस दुर्ग का नाम था कटारगढ़। ढंग से समझना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभा ने एक और दुर्ग बनवाया और नाम क्या रखा? कटारगढ़। ऐसा दुर्ग जो किसी बड़े दुर्ग के बीच में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? अंत्य दुर्ग। अरे कौन सा दुर्ग कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो किसी बड़े दुर्ग के बीच में बना हुआ है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? अंत्य दुर्ग कहलाता है। ये जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ दुर्ग का एक उपनाम है। इसे हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं इसे? और क्यों कहते हैं वो भी समझ लेना कि जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आया, उन्होंने शरण ली थी कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ से ज्यादा सुरक्षित कौन सा है? कटारगढ़। तो कहते हैं कि संकट के समय मेवाड़ के राजा यहीं रहते थे और यहीं रहकर पूरे मेवाड़ की निगरानी का काम किया करते थे। और निगरानी कहीं से होती है? आंखों से। तो मेवाड़ की आंख जिस दुर्ग को कहा जाता है वो कौन सा हो गया? हमारा कटारगढ़। फिर दूसरी बात है कि इसी कटारगढ़ दुर्ग को देखा था अबुल फजल ने, और जब अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखा तो देखने के बाद कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी या ऊंचाई पर स्थित है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है कुंभलगढ़, उसी के बीच में बना हुआ है कटारगढ़। तो आरपीएससी ने यह प्रश्न 2 बार पूछा है कि वह कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। तो कौन सा दुर्ग करके आना है? कटारगढ़। लेकिन आरपीएससी ने जब ये प्रश्न पूछा तो राइट आंसर किसको माना? कुंभलगढ़ को। अरे किसको राइट माना? मैं आपको क्या बता रहा हूं, बोला तो करो, मैं क्या बता रहा हूं आपको? आरपीएससी ने किसको राइट माना? अब पूछेगा तो क्या करके आओगे? कटारगढ़ ही करके आना है, क्योंकि जब भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछा कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं था, और जब प्रश्न आएगा कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो कटारगढ़ की सारी बातें किसके बारे में पढ़ी जाएगी? कुंभलगढ़ के बारे में। ठीक है, लेकिन अलग अलग आ जाएं तो कौन सा करके आना है? कटारगढ़। चलो बताओ एक बार, बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ के उपनाम कितने हैं? 2। पहला नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? बताओ मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ है, तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? सिवाना। कौन सा दुर्ग है? सिवाना। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने खंभों की छतरी है? किसकी छतरी है? किसे कहा जाता है? इसी दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का क्या हुआ था? कब हुआ था? इसी दुर्ग में जालिया का क्या बना हुआ है? कौन सा कुंड बना हुआ है? एक मामदेव कुंड तो कहां पर है और एक कहां पर है? इसी कुंभलगढ़ में कौन सा महल है? इसमें कौन सी कचहरी है? इसी में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? अगर हिंदी तिथि पूछेगा तो ज्येष्ठ शुक्ल। इसी कुंभलगढ़ के किले में कुंभा की क्या बनी हुई है? कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया? कैसा दुर्ग है? कटारगढ़ का उपनाम क्या है? और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल क्या कहता है
कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियां ऊंचाई पर स्थित है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। उतारो इसे।